हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। अपन ने ऑलरेडी जो है वो अफ्रीका के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ, इंस्टॉल हुआ, किस तरीके से ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में सुलह हुई। ठीक है, किस तरीके से दोनों ने आपस में बैठ के अपने अपनी प्रॉब्लम्स को फिनिश किया, सॉर्ट आउट किया। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन ने क्लास 8th में भी, ठीक है, सिविक्स के अंदर इसी से स्टार्ट किया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को ही अपन कंटिन्यू करेंगे, जो अपन ने नॉलेज उस चैप्टर में ली है वही नॉलेज अपने को इसी चैप्टर में लेनी है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ही है, जब बात कर रहे हैं अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सबसे पहले उसके नॉर्म्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी 26 नवंबर 1949, है ना। और फिर उसको कंप्लीट करने में, इनैक्टमेंट लाने में, सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके सिग्नेचर लेने में इट टुक 2 months। दैट इज व्हाई वो कब इंप्लीमेंट हुआ, ऑन 26 जनवरी 1950। जिस दिन अपन रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाइनली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो आपके सामने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपन 4 से 5 पॉइंट कवर अप करेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट में बच्चों यही बता रखा है कि जिस तरीके से इंडिया आजाद हुआ, इतना स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ा, इतना ज्यादा स्ट्रगल जो ब्रिटिशर्स की तरफ से आ रहा था, वो सब जब फेस करने के बाद जब फाइनली इंडिया इंडिपेंडेंट बना, इंडिपेंडेंट, तब उसको समझ में आ गया कि अब हमको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे जिसके अंदर सारे जो भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े दिग्गज, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब के सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे कि इंडिया किस तरीके से रन करेगा। ठीक है, तो उसके साथ देख सकते हैं मोतीलाल नेहरू और 8 अदर लीडर, उन्होंने 1928 के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, क्यों करते थे बच्चों, इसकी मुझे छोटी सी एक कहानी है, अब ध्यान से सुनना, जो इस चैप्टर के नहीं है बट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज अब ध्यान रखता हूँ कि 26 जनवरी ही क्यों डिसाइड हुआ। जब मोतीलाल नेहरू और जो उसके अदर लीडर्स थे, सी आर दास वगैरह, उस टाइम पे, ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1930s की, जब प्रॉपर तरीके से इंडिया के अंदर मूवमेंट चल रहे थे, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो सत्याग्रह मूवमेंट हो, ये जब मूवमेंट चल रहे थे उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स ने अच्छी तरीके से इंडिया को हरा दिया था, मतलब जो मूवमेंट को पूरा का पूरा सप्रेस कर दिया था, तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उस टाइम पे मोतीलाल नेहरू अलोंग विद सन जवाहरलाल नेहरू और सी आर दास जो थे, उन सब ने डिसाइड कर लिया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इंडिया विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और जो उस दिन डेट थी बच्चों, वो डेट थी 26 जनवरी 1930। दैट डे, first time, that was the first time India was recognized as an independent nation। अपन बोलते ना कि इंडिया को एक्चुअल इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, लेकिन इंडिया को पहली बार इंडिपेंडेंट कब बोला गया, 1930 में, दैट इज ऑन 26 जनवरी। तभी से जो डेट थी वो फाइनलाइज हो चुकी थी कि 26 जनवरी को ही अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली इनैक्टमेंट करेंगे, इफेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना मोतीलाल नेहरू ने पहले ही कर दिया था, उसके साथ 8 अलग लीडर्स थे। ठीक है, 1931 में जब लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, तब तो वहां पर पूरा का पूरा रेजोल्यूशन पास हो गया और सारे के सारे सब एक ही मुद्दा था, सबका सबका कॉमन था, वो ये था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, हमको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम चाहिए। और ये कब मिलेगा, जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कैसे बनेगा, जब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। लेकिन जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वो धीरे धीरे करके ब्रिटिश के साथ काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ही वो थे, ब्रिटिश की इंस्टीट्यूशन ही थी जो पार्लियामेंट को यहाँ पर लेके आई थी। इंडियंस के पास उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, पार्लियामेंट थोड़ी सेटअप कर सकता था इंडिया, पार्लियामेंट तो ब्रिटिशर्स लेके आए,
याद करो बच्चों, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोर्ट केस जज सब कौन थे? ब्रिटिशर्स। वही डिसीजन लेते थे भगत सिंह के ऊपर, याद आ रहा है? सुखदेव, राजगुरु, याद आ रहा है आपको? कोर्ट, तो कोर्ट का सिस्टम, पार्लियामेंट का सिस्टम कौन लेके आया था? ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन। इसलिए अपने लीडर्स जो हैं उनके साथ क्लोजली काम कर रहे थे ताकि वो समझ सके कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कैसे रूल करना है। फिर ऐसे करके धीरे धीरे करके 1931 तक उनको समझ में आ गया कि हमको पहले प्रोविंशियल असेंबलीज को बनाना पड़ेगा, उसके अंदर इलेक्शंस करने पड़ेंगे, उसमें अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा, तब जाके अपने को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपन अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सके। वो बात अलग है, फुली डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो नहीं था, ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज का आना, अपॉर्चुनिटी मिलना, पार्टिसिपेट करना इलेक्शन में। क्यों? क्योंकि लीडर्स अभी भी लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे कि गवर्नमेंट को कैसे चलाते हैं। वो सिर्फ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे ताकि उनसे वो उनको मैनेज करके सीख सके। कॉन्स्टिट्यूशन उनको बनाना तो आ गया, लेकिन गवर्नमेंट कैसे चलानी है, इंडिया कैसे चलेगा, उस पे उनको काम करना बाकी था। और जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, या दूसरी जो अदर कंट्रीज है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उसमें से थोड़ा 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 पार्ट करके इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। इवन जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्रांस का भी पार्ट है, ब्रिटेन का, यूएस का, रशिया का, इन सब का छोटा छोटा पार्ट जो है वो अपन ने ले रखा है। अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बच्चों, इन सब का थोड़ा 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 मिक्सचर है। तो अगेन इट्स नॉट अ बैड थिंग आप चीटिंग करते हो एग्जाम में, तो बिकॉज इंडिया खुद ही एक चीटर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के जमाने से, तभी, ठीक है, ये अपन के अंदर वहीं से आया। चलो, तो इंडिया ने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा थोड़ा पार्ट कहीं से लिया है, थोड़ा फ्रांस, थोड़ा ब्रिटेन, थोड़ा यूएस, थोड़ा रशिया, थोड़ा अफ्रीका, ठीक है, तब जाके इंडिया के पास अपना खुद का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि नेशनलिस्ट लीडर को समझ में आ चुका था कि हम लोग तो कंट्री को गवर्न नहीं कर पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे, हमको तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल देंगे। लेकिन रूल कैसे बनाए? ठीक है, काम करते हैं, इनका कॉपी कर लेते हैं, इनका कॉपी कर लेते हैं, वैसा ही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है, जहां जहां पर इलेक्शंस लड़े जाएंगे, हर एक टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, ठीक है। अब पहली बार जो असेंबली में इलेक्शन हुए वो हुए जुलाई 1946 के अंदर, और उसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई दिसंबर 1946, मतलब जस्ट आफ्टर दी 5 मंथ जब इलेक्शंस हुए और जब फाइनली पार्टीशन हो गया, तब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो भी डिवाइड हो गई। जो पाकिस्तान के एरिया में चला गया वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी, और जो इंडिया के टेरिटरी में आ गया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। इस तरीके से असेंबली के अंदर डिवाइड हो गया। और जब फाइनली कैलकुलेशन पे आए तब इंडिया के पास 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। 299 मेंबर्स मतलब 299 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लीडर, तो कितनी ज्यादा थी। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट कर लिया 26 ऑफ नवंबर 1949, जो मैंने आपको अभी बताया, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। बट बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे नहीं इलेक्ट हो पाई। वो सिर्फ अलग अलग पार्ट इंडिया के जो थे वहां से आए, अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट किया और बोला इस ग्रुप का लीडर मैं हूं, तो मैं ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का लीडर हूं। इस तरीके से वहां पर हुआ। लेकिन असली बेसिस पे जो आप वहां पे आना था, जो होप थी सोसाइटी की, वो उस टाइम पे क्रिएट नहीं हो पाई। बट इससे बच्चों बेनिफिट हुआ। बेनिफिट कैसे हुआ? अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे अपन? ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो, सोसाइटी का वेलफेयर हो, और वही हुआ। सोसाइटी का अगर लीडर ही आ जाएगा तो उसको पता है क्या प्रॉब्लम है, आसानी से उसके प्रॉब्लम को वो इरेडिकेट करेगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो इसी तरीके से पूरे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो मेन पॉइंट बना कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चाहिए, ताकि हर एक एरिया का, हर एक टेरिटरी का एक लीडर हो जो उसको अच्छे से जानता हो उस एरिया को, और उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी समझता हो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई दिक्कत ना आए और टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का
टेस्ट भी होता रहे कि हमने इस लीडर को खड़ा किया है, इसने प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन दिया कि नहीं दिया। अगर दिया, नहीं दिया, चेंज इट, बिकॉज वी हैव राइट टू वोट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू वोट मिला। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? जितने भी एडल्ट्स हैं उन सबके पास राइट टू वोट है ना बच्चों? तो ये था अपना इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट के बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा अपना, वो बहुत उसमें चैप्टर ये अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन दो केस है इसमें। पहला केस अफ्रीका, फिर बीच में एक क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इंडिया का केस। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले। चलिए बच्चों, बाय।